आपने एक्चुअली हस्तिनापुर में एक कार्यक्रम किया। हस्तिनापुर की जो हिस्ट्री है, हस्तिनापुर ऐसी विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश की कि जो भी वहाँ से विधायक बनता है उसी पार्टी की सरकार बन जाती है। और पौराणिक कथाओं के दृष्टिकोण से भी हम जाने तो महाभारत में कैपिटल थी हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर की जो लड़ाई है वो महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, सबसे बड़ा महाग्रंथ भी, और दुनिया भर में वो उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, बड़ी उसकी कहानियाँ जो है प्रचलित है। उस हस्तिनापुर में आपने एक कार्यक्रम किया और वहाँ आपने हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे किए। उसके बाद आपने रेजिमेंट की बात जो है वो प्रमुखता से उठाई। क्या है ये? देखिए, पहली बात, आपने हस्तिनापुर के बारे में बहुत कुछ बताया है और हस्तिनापुर में मेरी निगाह है। ओके, गुड, एक्सक्लूसिव। हस्तिनापुर में मेरी निगाह है कि जिस सीट के बारे में, हालांकि मैंने कहा ना कि मैं कर्मों में ज्यादा भरोसा रखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हस्तिनापुर इस बार आजाद समाज पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। एक बात, अब उसके भविष्य के परिणाम क्या होंगे ये आप इसका आइडिया आपको लगा लेना। आप ही कह रहे हैं कि जो हस्तिनापुर जीतता है, तो आप समझो कि हस्तिनापुर मेरे टारगेट में है, और जिसको हम टारगेट बना लेते हैं, जिस चीज को, उसमें सब कुछ झोंक देते हैं। तो हस्तिनापुर आजाद समाज पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। हापुड़ भी आजाद समाज पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा भरोसा। पुरकाजी भी आजाद समाज पार्टी जीतेगी। मतलब उन सीटों की बात कर रहे हैं जहाँ जिन सीटों को एक खास समाज के लोगों की का गढ़ कहा जाता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये कुछ सीटें हैं जो बहुत टारगेट में, जो जीतेंगे, इस बात को आप नोट कर लो। और मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। मैंने आपको लोकसभा चुनाव में कहा था कि नगीना हम लोग जीतेंगे, कोई एडी चोटी का जोड़ लगा ले, नगीना की जनता का हाथ मेरे सर के ऊपर है, वो जीतेंगे। तो रेजिमेंट की बात ये है कि मैंने वहां गुजर रेजिमेंट की बात की। गुजर रेजिमेंट की मांग है, गुजर समाज के लोग की बननी चाहिए जी। और मैं कहता हूँ, क्या तो आप समझो मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ। बात रेजिमेंट की नहीं, बात है उस समाज में बल की। आज राष्ट्र प्रेम की बात होती है, हर समाज चाहता है कि वो राष्ट्र के में अपना हर तरह का योगदान दे। तो मैंने उससे पहले और रेजिमेंटों की बात की। मैं आज आपके मन से कह रहा हूं कि जो भी, क्या तो सरकार को सभी की मांग माननी चाहिए, जो भी रेजिमेंट्स है और जो लोग चाहते हैं वो रेजिमेंट्स बनाएं, या फिर ऐसा रास्ता निकालें कि किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। भाई आप समझो ना, ये सिर्फ नौकरी नहीं है ना, सेना की नौकरी, इसमें बलिदान भी होता है। तो हर आदमी अपने आप को साबित करना चाहता है कि वो राष्ट्र प्रेम करता है। तो जिस अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अग्निवीर ला दिया है, 4 साल की नौकरी, गलत है ना। आप चाहे सेना की वर्दी की इतना सम्मान है ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे आप सैलरी कम कर दो, लेकिन सेना की वर्दी पहन के आदमी अपने आप को प्राउड फील करता है। आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है इस बात। तो एक भारतीय के लिए, आप देखा हमारे यहाँ जो सेना का जवान बलिदान होता है, हालांकि उसके परिवार क्या क्या सेना पर तो अलग बात है, लेकिन वो उसके परिवार के आंसू तो होते हैं, लेकिन हौसले नहीं टूटते कभी। हाँ, ये इस मिट्टी में बल, कई बार संतों गुरुओं की मिट्टी है। हाँ, कई बार आता है शहीद घर आता है और वो सबको पता है कि वो दुनिया छोड़ के जा चुका है, मगर परिवार के लोग जो है मुस्कुरा के उसका। हाँ, तो ये इस मिट्टी में, ये गर्व की बात है। इसलिए तो ये अखंड भारत बनाने की बात सब लोग करते रहते हैं। बनेगा, एक उचित समय आने पर अखंड भारत बनेगा, लेकिन जिसकी नीयत नहीं है बनाने की, उसकी बातों से नहीं बनेगा। जिसकी नीयत है बनाने की, उसी की बातों से, उसी के काम से बनेगा। तो इसलिए मैंने रेजिमेंट की मांग उठाई, और पुरानी रेजिमेंट की एक रेजिमेंट है उसको बहाल करने की मांग भी उठाई। जो पॉलिटिकली इसका बड़ा निहितार्थ है। आपने, हो सकता है कि आपकी नीयत जो है वो बहुत साफ सुथरी हो, लेकिन पॉलिटिकली इसके इसलिए निहितार्थ है क्योंकि हम देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक समय गुर्जर और दलित समाज की एकता जो है बहुत मजबूत थी, लेकिन पिछले कुछ समय से गुर्जर जो है नेतृत्वहीन हो गया। उनके विधायक नहीं बन पा रहे, उनके पास लीडरशिप नहीं है। बनाएंगे तो उनके पास आपने ये पीड़ा जाहिर की है, आपकी पीड़ा दूर करेंगे। कैसे भाई में, मगर आपकी पीड़ा दूर नहीं कर पाए, करेंगे। मुस्लिम समाज को भी, पिछड़े समाज में गुर्जर समाज को भी, पाल समाज को, प्रजापति समाज को, सैन समाज को, विश्वकर्मा समाज को, सैनी समाज को, जिसको नहीं अवसर मिला है, उसकी कमी होगी रिप्रेजेंटेशन में, उसका पूरा करेंगे इस बार 2027 में। आप चिंता मत करो। तो चंद्रशेखर के खिलाफ अभी भी साजिशें होती हैं। मगर एक बात जो आपने कही ना कि एक समय था, मैं आज आपको कह सकता हूं कि जितना प्यार मुझे मिला है इस समाज का, उतना शायद पिछले किसी नेता को ना मिला और आगे किसी को ना मिला। ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। प्यार करते हैं। जब मुझे गोली लगी तो पूरा समाज मेरे साथ खड़ा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस कर्ज को उतारूं, समय आने पर उतारूं। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि जैसे जैसे आपका नाम बढ़ रहा है, सदन में आप जाते हैं, तो पहले तो ये बताइए, सदन में जो दूसरे सदस्य हैं
उनका व्यवहार आपके प्रति बदल गया है? बदले ना बदले मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं अपना काम कर रहा हूँ। व्यवहार तो आप समझो ना, आदमी मंच पे कुछ कहता है, कमरे में कुछ कहता है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। यहाँ किससे मैं ज्यादा व्यवहार की उम्मीद नहीं करता। मैंने देखा कुछ क्रिकेट मैच में, एक तो क्रिकेट मैच हुआ था दिल्ली में जिसमें राज्यसभा 11 और लोकसभा 11 के लोग खेल रहे थे, और एक क्रिकेट मैच हुआ था मुंबई में जहां आप अच्छा तो बहुत खेल रहे थे, नेता वर्सेस अभिनेता। जी, नेता वर्सेस अभिनेता। आप अच्छा तो बहुत खेल रहे थे, आपने वहां भी बिग स्कोर किया था, यहाँ भी बिग स्कोर किया था, अच्छी बॉलिंग भी की थी। तो मैं देख रहा था कि नेता जो हैं, सांसद या राज्यसभा सांसद जो हैं, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत बढ़िया दिखाई दे रही थी। देखो एक चीज स्पष्ट मैं आपको बता दूं, जब हम किसी कोच के लिए खेल रहे होते हैं एक टीम के रूप में, तो जब तक हम टीम नहीं बनेंगे तब तक नहीं खेल पाएंगे। जैसे आप हैं इस कैमरे में, किस फ्रंट में आप, लेकिन सिर्फ आप ही थोड़ा ही है, इसके कैमरे के पीछे भी तो बहुत लोग हैं। अगर बॉन्डिंग ना हो, एक अच्छे रिलेशन ना हो, एक दूसरे को समझने की वो ना हो, तो फिर रन आउट हो जाएंगे, फिर तो खराब हो जाएगा ना। तो एक जब बॉलिंग आदमी करता है तो वो फील्ड एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करता है, उसको पता है कि वो कौन सी बॉल फेंकने वाला और उसको कहाँ, उसको किस पोजीशन पे वो कैच जाएगा। तो जब मैं हारने के लिए नहीं खेलता, आपको नहीं पता वो मैच हम हारे हैं और मेरी नाराजगी हुई सब लोगों से। मैंने उनसे कहा कि मैं हारने के लिए नहीं खेलता, अगर आपको हारने के लिए खेलना हो। नहीं, आप पुराने क्रिकेटर भी तो है ना। हाँ, आप हारने के लिए खेलना चाहते हो तो आप खेलो। सुखमपुर की गलियों में देखा है आपका। आप हारने के लिए खेलना चाहते हो तो आप खेलो। मैं ऐसा कोई खेल नहीं खेलता जिसमें मैं हार जाऊं। और मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मेरी डिक्शनरी में हारने जैसा शब्द नहीं। हारता वो है जो खुद से हार जाता है, हिम्मत हार जाए, खुद से हार जाए, जो स्वीकार कर ले कि मैं हार गया। गिरते तो सब लोग हैं, लेकिन जो गिरकर पुनः उठकर चलता है वही जीतता है। अगर मैं हार मान जाता 2022 में, हारने के बाद मेरी तो जमानत जब्त हुई थी, तो मैं क्या लोकसभा का सांसद बन पाता? होता है कुछ दिन निराशा होती है, अच्छा बुरा समय आता है। वो भी साहसी काम था, गोरखपुर जाकर के लड़ना, बताना था ना। हाँ, वो तो बहुत हिम्मत का काम था आपकी, बताना उसको था। हल्के में कैसे ले सकते हो, तो बिग अचीवमेंट है। वोटों की संख्या के आधार से तय नहीं होता। भारत की राजनीति में जीत ही पैमाना है। कोई एक वोट से भी हार जाए तो वो पार्लियामेंट में नहीं घुस सकता, असेंबली में नहीं घुस सकता। तो यहाँ लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं। कई बार मैच कोई जीतता है, दिल कोई, तो दिल तो हम जीत देंगे, हमें दिल तो हम जीतेंगे। अच्छा, आजकल आपकी पार्टी ना, आजाद समाज पार्टी, जो कि उसकी ग्रोथिंग तो हमें दिखाई दे रही है, ग्रोथिंग तो हो रही है, लेकिन हम लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं कि आजकल आप लोग प्रबुद्ध जन सम्मेलन बहुत कर रहे हैं, और बड़े कामयाब सम्मेलन है। आगरा में किया आपने, लखनऊ में किया आपने, तो ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन है क्या, और इनका आइडिया क्या है? देखिए, अब तक आपने देखा हो प्रबुद्ध सम्मेलन ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, पहले भी हुए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन पहले एक ही जाति के लोगों को बुलाया जाता था, और ये बताया जाता था कि इस देश में एक ही जाति के लोग प्रबुद्ध हैं, बाकी लोग को प्रबुद्ध नहीं माना जाता था। मेरा इस बात से विद्रोह, विरोध नहीं है, विद्रोह। मैं मानता हूं कि भारतीय संविधान ने इस ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेदभाव को खत्म कर दिया। ठीक है, कोई अकेला एक जाति प्रभुजन नहीं हो सकती और बाकी सब लोग बुद्धजन नहीं हो सकते। बुद्धि में सबका कॉपीराइट है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सोच है कि एक जाति प्रभुजन है, तो ये पूरे समाज पे, उस स्ट्रक्चर पे, उस समाज में भी कुछ अच्छे लोग हैं, उनको वो भी इसको गलत मानते होंगे, और ना भी मानते उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे जैसे लोग जो मानवता को मानते हैं वो इसको गलत मानते हैं। हमारा मानना है कि हर कोई व्यक्ति जो अपना घर चला रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ समझता है, वो प्रबुद्ध। और हक वंचित समाज जैसे किसान हैं, श्रमिक हैं, उनसे प्रबुद्धजन कौन होगा? जो बीज देख के बता देते हैं फसल कैसी होगी, वो बीज देख के बता देते हैं कि फसल कैसी होगी। सही है। और वो काला आसमान आप देखते हैं, किसान डर जाता है जब काला आसमान आता है और फसल पक्की खड़ी होती है, लेकिन वो हवा का रुख देख के बता देते हैं कि ये कितनी देर रहेगा, ये बरसेगा नहीं बरसेगा, उस बात को समझता है किसान। बिल्कुल नया आइडिया, हमने इससे पहले कुछ देखे हैं प्रबुद्ध जन सम्मेलन, तो उसमें एक ही जाति के लोगों को बुलाया जाता। तो इसमें हमने SC ST OBC के कर्मचारी, रिटायर्ड, उन समाज से व्यापारी, उस समाज के पढ़े लिखे शिक्षक, उन समाज के वकील, वो समाज का वो तबका जो समाज निर्माण करता है और समाज को रास्ता दिखाता है, उनको हमने बुला के इन्विटेशन दिया। वो हमारी पार्टी के भी नहीं होते हैं, हम उनको बुला के इन्विटेशन देते हैं, अपनी बात रखने का मौका देते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमें सिखाओ कि हमें क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए। हम देखो, काशीराम साहब कहते थे कि दल तो कोई बना सकता है, बहुजन समाज बनाने की लड़ाई है, तो हम बहुजन समाज बना रहे हैं प्रबुद्धजन के जरिए।
और मेरा विश्वास है कि हम बहुजन समाज बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन बहुजन समाज बन गया तो आप देखना रिक्शा वाला भी MLA बनेगा और सब्जी बेचने वाला भी MP बनेगा। मेरी बात को आप याद रखना। जब लोग विचार से जुड़ जाएंगे, लक्ष्य से जुड़ जाएंगे, आप देखना अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। राजनीति में जिनकी दुकानें चल रही है, जो सोचते हैं राजा का बेटा राजा बनेगा, जो सोचते हैं कि एक लेगेसी है यही फॉलो होती है, उन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप मेरी बात ख्याल रखना। बहुत चुभेगी ये बात सब लोगों को, लेकिन मैं लोगों के हितों के साथ खड़ा हूँ, लोकतंत्र के साथ खड़ा हूँ। किसी के ये परवाह नहीं कर रहा हूँ कि इसको चुभे ना चुभे।